अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू गेम नॉलेज विद हसीबुर रहमान। मैं हूं आपका होस्ट हसीबुर रहमान। पिछली 2 से 3 नशिस्तों में आपने 3 अरब इसराइल वार्स का मुतालिक डाटा लिया था और जो भी मेरी उस पर रिसर्च मैंने आपके साथ शेयर की थी। 1948, 1956 और इस तरह 1967 में 3 अरब इसराइल वार्स हुई। उनके बाद जो भी जोग्राफियाई तब्दीलियाँ हुई वो भी आपने देख लिया है। आज हम चौथी अरब इसराइल वार की तरफ जा रहे हैं, जिसे वार ऑफ योम किपुर भी कहा जाता है। ये जो चौथी अरब इसराइल वार है, इसके बाद काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या वाकई पाकिस्तानी ट्रूप्स ने 4th अरब इसराइल वार में शमूलियत अख्तियार की थी। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से मेन कंट्रीज़ थे जो लड़ने वाले थे और कौन कौन से हवारी कंट्रीज़ थे। और अक्सर लोगों का योम किपुर के मुतालिक एक मुख्तलिफ नज़रिया, मुख्तलिफ सोच पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वार इसराइल जीता था, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये वार अरब जीते थे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, आप बखूबी एनालिसिस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ अरब जीते थे और कहाँ कहाँ इसराइल जीता था। और साथ में एक ख़ास बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये भी होगी कि कौन सा अरब मुल्क था, कौन सा अरब कंट्री था जिसने इसराइल को सबसे पहले तस्लीम करने की ख्वाहिश का इजहार किया और एट द एंड उसको तस्लीम भी कर लिया। 3rd अरब इसराइल वार जो 1967 में हुई थी, उसमें हम बखूबी देख चुके हैं कि इसराइल सिनाई पेनिनसुला पर और गजा पर कब्जा कर चुका था, इस तरह गोलान हाइट्स पर। सिनाई पेनिनसुला की अपनी अहमियत थी, गोलान हाइट्स की अपनी अहमियत थी। गोलान हाइट्स की मैंने पहले बताया था कि एक अस्करी अहमियत है और वो गोलान हाइट्स का ताल्लुक शाम से था। अब सिनाई पेनिनसुला चला गया था इसराइल के पास और सुइज कैनाल भी इसराइल के कब्जे में थी। मिस्र जिसकी मईशत का इन्हसार कुल्ली तौर पर सुइज कैनाल पर था, अब वो हैंड टू माउथ हुआ पड़ा था और उसकी जो इमदाद कर रहे थे वो सऊदी अरब था, कुवैत था, लीबिया, ये अरब कंट्रीज की हिमायत कर रहे थे, इसकी माली तामुन और इसकी माली इमदाद कर रहे थे। अब मिस्र परेशान था कि क्या किया जाए। उसने इसराइल के साथ रब्ता किया कि अगर वो इसराइल को तस्लीम कर ले, उसकी जो हुकूमत है उसको तस्लीम कर ले, तो वो सुइज कैनाल इस मिस्र को वापस कर दें। ये बात जब गोल्डा मेयर तक पहुंचती है, गोल्डा मेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर थी इसराइल की इस वक्त, गोल्डा मेयर तक पहुंचती है तो वो एक कमेटी तश्कील देती हैं। कमेटी बाहमी मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि अगर एक अरब मुल्क, एक अरब कंट्री इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है तो ये एक खुश आइंदा बात है हमारे लिए। इससे ये होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरी अरब कंट्रीज भी रजामंद होगी और हमें इसराइल को तस्लीम करेंगी। जब ये बात गोल्डा मेयर के सामने रखी गई तो गोल्डा मेयर ने कहा कि वो 1 इंच भी मफ्तूहा इलाके मिस्र को वापस नहीं करेंगी। यहाँ मफ्तूहा इलाकों से मुराद सिनाई पेनिनसुला और सुइज कैनाल है, ना कि गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स की कोई बात नहीं हो रही क्योंकि अनवर सादात का ताल्लुक मिस्र से था और वो अपनी मैशत के हवाले से परेशान था और वो उसने जो पेशकश रखी थी अब उसकी पेशकश को रद्द कर दिया गया था। तो ये बात नागवार गुजरती है इस पर अनवर सादात पर और वो साफ ज़ाहिर है फिर एक जंगी हिकमत अमली की तरफ आना शुरू कर देता। 1967 की वार में हम देख चुके हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात मिस्र के अच्छे हो चुके थे। अब जबकि गोल्डा मेयर वाज़े ना कर चुकी थी अनवर सादात को, जो कि प्रेसिडेंट थे मिस्र के, तो उन्होंने सोचा कि अब एक ही हल है कि जंग की जाए। तो इसके लिए उन्होंने रशिया से जदीद हथियार खरीदे और अपनी जो फौज है उसकी जंगी हिकमत अमली को रशिया की जो टैक्टिक्स हैं उस पर अस्तवार किया ताकि पिछली जंगों की तरह ये जंग भी वो मिस्र हार ना जाए। तो एक तो वहाँ से हथियार लिए, जंगी टैक्टिक्स लिए और दूसरी तरफ इसराइल के पास भी अभी तक एक पत्ता था, वो पत्ता था अमेरिका। जहाँ पे भी रशिया का मदखल होगा दूसरी तरफ आपको देखने में मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देख ले आपको मिलेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका और रशिया के हवारी जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे फिर कोल्ड वार वाला माहौल हो जाता है और कोल्ड वार का आपको बखूबी अंदाजा होगा कि एक सर्द जंग है और अक्सर जो रशिया के और इसी तरह अमेरिका के हवारी हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं।
अच्छा, एक और अरब कंट्री शाम भी रशिया से जदीद असलाजात खरीद रहा था। शाम का और मिस्र का आपस में राब्ता वास्ता था और इन्होंने यही सोचा हुआ था कि हम इकट्ठे इस पर इसराइल पर हमला करेंगे। शाम इसलिए हमला करने वाला था क्योंकि पिछली जो जंग थी थर्ड अरब इसराइल वार, उसमें गोलान हाइट्स जो कि जिनका ताल्लुक शाम के साथ था, उन पर भी इसराइल का कब्जा था। अच्छा, 1973 में क्या होता है? 1973 मई टू अगस्त में इसराइल के बॉर्डर के साथ ही एक्सरसाइज शुरू कर देता है मिस्र, और इन एक्सरसाइजेज का बेसिक मकसद वही होता है कि इसराइल को भटकाया जाए, जबकि इनकी असल एक्सरसाइजेज किसी और जगह हो रही होती हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी जानब जून में अमेरिका और सोवियत यूनियन इसराइल को वार्न करते हैं कि वो मफतूहा इलाके अरब कंट्रीज को वापस कर दे, जो कि यूएन ने रेजोल्यूशन दी थी, करारदाद दी थी कि जो भी मफतूहा इलाके हैं इसराइल वापस कर दे अरब कंट्रीज को। लेकिन इसराइल पर यूएनओ की रेजोल्यूशन का कोई असर नहीं होता और वो टस से मस नहीं होता। जो भी मफतूहा इलाके थे वो उन पर वैसे ही काबिज रहता है। मिस्र इसराइल को धमकी भी दे चुका होता है कि मिस्र मई तक हो सकता है कि इसराइल पर हमला कर दे। इस धमकी का इसराइल पर कोई खास असर नहीं होता, लेकिन ब्लू व्हाइट अलर्ट्स फिर भी जारी करता है और अपनी जो फौजें हैं इसराइल उनको भी मोबिलाइज कर देता है। दूसरी जानब हम क्या देखते हैं कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद यौम किपुर का रोज आने वाला है। यौम किपुर यहूदियों में खास अहमियत का हामिल दिन है, जिस दिन आमतौर पर इसराइल में छुट्टी होती है और इस दिन तमाम यहूदी रोजा रखते हैं। साथ में क्या देखने में मिलता है कि मिस्र ने अपनी कुछ फौजें स्विस कैनाल के जो किनारा है उसके साथ मुंतकिल कर दी और इसराइल यही समझता रहा कि ये जो है ना एक्सरसाइजेज ही कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी कर रहे थे। एक तरफ इसराइली जो एजेंसी हैं वो ये डिटेक्ट कर रही है कि स्विस कैनाल के साथ इसराइली जनरल्स और इसराइली एक्सरसाइजेज हो रही हैं। दूसरी जानब शाम के भी कुछ ट्रूप्स को डिटेक्ट किया गया कि वो बॉर्डर के करीब एक्सरसाइजेज में मसरूफ है या वहाँ पे उनकी फौजियों की नकलो अमल को देखा गया। जब ये इसराइल ये तमाम इंटेलिजेंस ले रहा था, वो ये नहीं सोच रहा था कि ये हमला करेंगे, क्योंकि वो देख चुका था कि ऑलरेडी अरब 3 जंगें हार चुके हैं, तो अब ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। दूसरा, शाम मिस्र की मदद के बगैर हमला नहीं कर सकता और मिस्र उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक कि मिस्र के पास वो तमाम जदीद हथियार ना हो जो कि इसराइल को शिकस्त दे सके। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि 27 से 30 सितंबर के दरमियान मिस्र में मजीद 2 रिजर्व बैजेस शामिल किए जाते हैं। मिस्र अपनी फौजों में शामिल करता है और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। ये एक्सरसाइजेस जारी रहती हैं। कुछ दिनों बाद तकरीबन 20,000 के करीब जो फौजी हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया जाता है। छुट्टी पर बावर ये कराया जाता है कि उनको छुट्टी पर भेजा जा रहा है, जबकि उनमें से कुछ को सिर्फ उम्रे की अदायगी के लिए भेजा जाता है ताकि इसराइल को भटकाया जा सके, उसकी तवज्जो जो है ना इस तरफ से हटाई जा सके। क्योंकि जनरल्स भी जो मिस्री जनरल हैं वो भी पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि हम 20,000 जो जनरल जो हमारे फौजी हैं हम उनको छुट्टी दे रहे हैं और इसराइल को और दूसरे लोगों को ये दिखाते हैं कि हमने उम्रे पर भी काफ़ी सारे फौजियों को भेज दिया है, जबकि उनका असल मकसद ये नहीं होता। उनका असल मकसद इसराइल को भटकाना होता है और तकरीबन वो इस चाल में कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। अब मिस्र के जनरल्स प्लान बनाने लगे कि कब और किस टाइम हमला किया जाए। स्विस कैनाल की टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, नशीब फराज और लहरों का बहाव, रात का अंधेरा, मूनलाइट और इसी तरह मेडिटेरेनियन सी और रेड सी की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा गया। और सोचो विचार के बाद फैसला हुआ कि हमला हफ्ते के दिन किया जाए। हफ्ते का दिन यौम किपुर का दिन था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये यहूदियों में एक अहम दिन है और एक मजहबी दिन है और इस दिन रोज़ा रखा जाता है। और ये यौम किपुर का दिन अगर देखा जाए तो इजराइलियों को भी हक में था, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है और इस दिन साफ ज़ाहिर टैंकों की नकलो हमल और इसी तरह फ़ौज की नकलो हमल भी आसानी से हो सकती थी। इस जंग में मिस्र और शाम अकेले नहीं थे, बल्कि इनके कुछ हवारी ममालिक भी थे, जिनमें सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, अल्जीरिया हो गया, इराक हो गया, लीबिया, मोरक्को, क्यूबा, सूडान, सोवियत यूनियन और इसी तरह ईस्ट जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और लबनान शामिल हैं। ये जंग में किसी न किसी सूरत मिस्र और शाम की मदद करने वाले थे, या तो वेपन्स के थ्रू या हथियार देकर या अपने पायलट्स देकर। अच्छा, एक अरब कंट्री जिसका नाम उर्दन था, स्टार्ट में तो कहता है कि वो अरब के साथ इसराइल के खिलाफ कोई जंग नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो
इस जंग में शामिल हो जाता है। बहरहाल ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि वो क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से उर्दन भी इस जंग में कूद पड़ा। 25 सितंबर की शब को क्या होता है कि जो उर्दन के शहनशाह हैं किंग हुसैन, वो यहाँ से कूच करते हैं, तलाबीब जाते हैं। तलाबीब में जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल की गोल्डा मेयर, उससे मुलाकात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि शाम इजराइल पर चढ़ दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गोल्डा मेयर सवाल करती हैं कि शाम अकेला कैसे हमारे ऊपर हम चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है, हमारे ऊपर कैसे हमला कर सकता है अगर मिस्र उसकी मदद नहीं करेगा। तो इस पर जवाब देते हैं किंग हुसैन के मिस्र और शाम एक दूसरे के साथ तामुन कर रहे हैं और वो इकट्ठे मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। एक तो यहां पर ये हो गया। दूसरी तरफ इसी महीने सितंबर में 11 के करीब वार्निंग्स मोसाद को हासिल होती हैं कि दोनों ममालिक इजराइल पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रिलैक्स ही रहते हैं और इनको खातिर खां कोई तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनके जहन में होता है कि अरब 3 बार शिकस्त खाने के बाद अब कैसे मुतहम्मिल हो सकते हैं कि दोबारा इजराइल पर हमला करेंगे। बहरहाल जो सदर जनरल थे शिरोन इजराइल के, वो डिवीजनल ऑफिसर से उन्हें कुछ इंटेलिजेंस मौसूल होती हैं और कुछ फोटोग्राफ्स मौसूल होती हैं जिस पर उन्हें मालूम होता है कि कुछ फौजी जो ट्रूप्स हैं मिस्र के, इन्हें स्विज कैनाल के जो किनारे हैं उनके साथ हरकत करते हुए देखा गया। उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे देखे गए हैं जो कि स्विज कैनाल को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल होने हैं। एक तरफ वो ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो इजराइल की सरहद के साथ शाम की जो फौज है उसकी नकलो अमल को भी देख रहे थे। अब उन्हें बिल्कुल यकीन हो जाता है कि दोनों ममालिक बिल्कुल तैयार हैं इजराइल पर चढ़ दौड़ने के लिए। 6 अक्टूबर की जो शब है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात गोल्डा मेयर को बताई जाती है 6 अक्टूबर की शब को। गोल्डा मेयर भी बिल आखिर यकीन कर लेती है कि अब वाकई तमाम जो सबूत है, तमाम जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं, वो ये वाजे साबित कर रही हैं कि दोनों ममालिक इजराइल पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सुबह 8 बजे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल की गोल्डा मेयर और इसी तरह जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं डेविड और इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर मोजेदियान, ये तीनों मीटिंग करते हैं कि क्या जंगी हिकमत अमली की जाए। तो ये एक तरफ ये मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायली जो फौजें हैं उनको भी अलर्ट कर दिया जाता है। जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं डेविड, वो एक तजवीज़ देते हैं, वो कहते हैं कि इससे पहले कि मिस्र या शाम हमारे ऊपर हमला करे, क्यों ना हम उन पर हमला कर दें। तो ये बात इसको गोल्डा मेयर हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पसंद नहीं आती। वो कहते हैं अगर हमने हमला कर दिया तो कोई भी कंट्री हमारी मदद नहीं करेगा, तो इस जंग में यूएसए की हमें लाजमी हिमायत चाहिए। तो एट द एंड तीनों इस नतीजे पहुंचते हैं कि यूएसए को इस मुतालिक आगाह किया जाए। तो यूएसए से रब्ता किया जाता है और तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाता है और जंग की सूरत में उससे कहा जाता है कि वो इजराइल की मदद करेगा। यूएसए इस बात पर तैयार हो जाता है कि अगर कोई भी मसला हुआ तो यूएसए इजराइल के साथ खड़ा होगा और वो इसकी मदद करेगा। 6 अक्टूबर जो कि इजराइलियों का मुकद्दस दिन था, यौम किपुर, और इस तरह मुसलमानों का भी मुकद्दस दिन 10 रमज़ान मुबारक बन रहा था। इस दिन जंग स्टार्ट होती है। ये ऑपरेशन मिस्र की तरफ से स्टार्ट होता है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बदर का नाम दिया जाता है और इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल होता है कि स्विज कैनाल को क्रॉस करना है और इजरायली फोर्टिफिकेशन बारले ऑफ लाइन पर कब्जा करना है। 32,000 इन्फेंट्री और इसी तरह लेड ब्रिज, ऑपरेटेड फेरीज और वाटर कैनन और टैंक्स को इस्तेमाल करते हुए मिस्र आगे बढ़ता है और एक दिन के अंदर ही 7 अक्टूबर तक स्विज कैनाल को क्रॉस कर लेता है और इस कैनाल के ईस्ट बैंक पर कब्जा हो जाता है। 160 किलोमीटर तक ब्रिज हेड्स पर भी डिफेंसिव पोजीशन मिस्र की तरफ से कायम हो जाती है, जिसके जवाब में इजराइल 360 टैंकों से हमला करता है, लेकिन मिस्री फौज एंटी टैंक इस्तेमाल करते हुए इस हमले को नाकाम बना देती है और 8 अक्टूबर तक 90,000 इन्फेंट्री 980 टैंक्स के साथ बारले ऑफ लाइन तक रसाई हासिल कर लेती है। इस तरह पहला ऑपरेशन यानी ऑपरेशन बदर कामयाब हो जाता है। मिस्र पूरी ईस्ट कैनाल पर कब्जा कर लेता है और बारले ऑफ लाइन को तबाह कर देता है। साथ ही मिस्र मेडिटेरेनियन और रेड सी में नेवल ब्लॉकेज भी कायम कर लेता है। इस ऑपरेशन में 950 यहूदी जहन्नम वसल होते हैं और 280 के करीब मुसलमान शहीद होते हैं। इसके अलावा मिस्र के 20 जबकि इजराइल के 400 के करीब टैंक्स तबाह होते हैं। दूसरी तरफ जब इजराइल देखता है कि वो ऑपरेशन बदर यानी कि पहली जो बैटल है वो हार चुका है, तो अब फौरन हारने के बाद इजराइल यूएसए के साथ राब्ता वास्ता करता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करता है कि वो उसकी मदद को आए और अमेरिका वादे के मुताबिक उसकी मदद भी करता है, जो कि इस जंग के दौरान इजराइल को वेपन्स और सप्लाईज मुहैया करने पर मुश्तमिल होता है और इस ऑपरेशन को निकल ग्रॉस का नाम दिया जाता है, जो कि
अमेरिका की तरफ से इजराइल के साथ एक तामुन होता है। इस ऑपरेशन में तकरीबन 22,325 टैंक्स, एम्यूनेशन, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल्स, एंटी टैंक वेपन्स और दूसरे वेपन्स इजराइल में पहुंचाए जाते हैं। ये ऑपरेशन 32 दिन पर मुश्तमिल होता है, यानी अमेरिका जंग में और जंग खत्म होने के बाद भी इजराइल की मदद करता रहता है। जिस दिन मिस्र ने अटैक किया, इसी दिन शाम ने भी गोलान हाइट्स को हासिल करने के लिए हमला कर दिया था। अच्छा, शाम ने जो हमला किया गोलान हाइट्स पर और उसकी जो मजीद तफसील है इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में इसको कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप इसको सुने, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।